नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। साथियों, साइकोलॉजी का एक अलग टॉपिक, एक अलग चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं और उसको डिस्कस करते हैं। साथियों, बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं और देखे गए हैं। आपके नेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है। जब आप एजुकेशन से नेट देते हैं तो वहाँ से भी मैंने एक दो बार क्वेश्चन देखा है कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। तो हम बात करते हैं साइकोलॉजी में। और इससे पहले कि अगर हम टॉपिक पढ़ाएं, उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या रेगुलर में वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं आज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन बात करते हैं मापन एंड मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन की बात करते हैं आज। मापन और मूल्यांकन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, यही आपको अभी पता लग जाएगा। इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें लगेगा कि वास्तव में बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी हैं जो हमने देखी नहीं, हमने पढ़ी नहीं, और ये एग्जाम में आती हैं। एग्जाम में देखी है लेकिन किताबों में बहुत कम मुश्किल से मिल पाती हैं। तो उन चीज़ों को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। उससे पहले आपको बता दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले मापन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मापन। मापन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मेजरमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं पहले। उसके बाद जब मेजरमेंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे, मूल्यांकन की बात करेंगे। तो बात करते हैं मापन की। तो मापन क्या है, ये आपको पता होगा। देखिए, दैनिक जीवन में, हमारे डेली वेज की लाइफ में हम मापन का प्रयोग बहुतायत रूप से करते हैं। आप पुराने जमाने से चले आइए, मापन का प्रयोग बहुत पहले से होता चला रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मापन है, मापन जो है, मापन एक बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन संप्रत्यय है, यानी कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है मापन। आप देखा होगा आपने, जब किसी चीज को मापते हैं, मेजर करते हैं, परिमाण में दर्शाते हैं, उसी को मापन कहते हैं। मापन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको मैं बता दूं। थॉर्नडाइक ने एक डेफिनेशन दी है, इसके बारे में बता देता हूं मैं। थॉर्नडाइक की डेफिनेशन है एक। थॉर्नडाइक की क्या डेफिनेशन है, उसने कहा है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है, कुछ परिमाण में होता है। ये कह रहा है कि जो कुछ भी है वो अस्तित्व में है। यदि कोई चीज अस्तित्व में है, मान लो ये पेन है, ये अगर अस्तित्व में है, यदि इसका अस्तित्व है, तो हम इसको इसी के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसकी लंबाई भी होगी, इसकी चौड़ाई भी होगी, इसकी मोटाई भी होगी। यानी कि हम इसकी फिजिकल क्वांटिटी हम दर्शा सकते हैं। तो इसी को कहेंगे हम मापन। यानी कि किसी चीज को हम फिजिकल क्वांटिटी में दर्शाना, यानी कि परिमाण में दर्शाना, उसको कहते हैं मापन। और मापन के बारे में क्या कहा है, जो कुछ भी है अगर वो अस्तित्व में है तो उसका अस्तित्व जो होगा वो कहीं ना कहीं परिमाण में दर्शाया जाएगा। ये थॉर्नडाइक की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ेंगे तो ये कई बार एग्जाम में आ गया है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ ना कुछ परिमाण में है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने कहा। दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। मैकाले की डेफिनेशन है। मैकाले ने क्या कहा है, मैकाले ने कहा है यदि कोई वस्तु अस्तित्व में है, यदि कोई वस्तु अस्तित्व में है, परिमाण में है, तो उसका मापन हो सकता है।
ये कहा है किसने? मैकाले ने। मैकाले ने क्या कहा? यानी कि जो कुछ भी है अस्तित्व में है, उसका अस्तित्व है तो उसका परिमाण भी होगा, और जब परिमाण होगा तो हम उसका मापन कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ये कहा है किसने? मैकाले ने। चलिए मैं इस डेफिनेशन को मिटा देता हूँ। एक और डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट आपके सामने रखता हूँ, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है, इसको आप नोट करते चलें और अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आपको हर चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैंपबेल के अनुसार। कैंपबेल के अनुसार कैंपबेल ने क्या कहा है मापन के बारे में? नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना ही मापन है। ये कहा है किसने? कैंपबेल ने। अब इस डेफिनेशन को समझ लीजिए, यानी कि ये इसने कहा है कि नियमों के अनुसार कोई भी किसी चीज को मापने के कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं। अगर आप पानी को माप रहे हैं तो उसका नॉर्म्स है लीटर, यदि आप किसी दूरी को नाप रहे हैं तो उसकी नॉर्म्स है मीटर, यदि किसी आप उसका टाइम को माप रहे हैं तो उसका नॉर्म्स है सेकंड। यानी कि किसी भी चीज को अगर नाप रहे हैं तो उसके नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना, यानी कि उनके प्रतीक जो होते हैं, मापन जो होते हैं, उनमें व्यक्त करना, वो कहलाता है, वो ही मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? उसी को हम मापन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीवेंस के अनुसार। स्टीवेंस ने क्या कहा है? स्टीवेंस ने क्या कहा है? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करना है। वस्तुओं के अंक प्रदान करना है। ये कहा है किसने? स्टीवेंस ने कहा है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत मानों, मापन जो है, जो किसी भी चीज के निश्चित जो स्वीकृत मान होते हैं, जो प्रमाणिक मान होते हैं, नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार वस्तु को अंकों में प्रदर्शित करना ही मापन कहलाता है। जैसे आपने बोला कि दूध है, दूध आप माप सकते हैं, किसमें माप सकते हैं? लीटर में। कितना है? 1 लीटर। तो उसको हम किसी स्वीकृत मानों के अनुसार उसको अंकों में, अब देख रहे हैं कि वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, तो उसको अंकों में हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यही क्या कहलाता है? यही मापन कहलाता है। इसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मापन के प्रकार। इसको बिठा देता हूं मैं। मापन के प्रकार। मापन के निम्नलिखित 4 प्रकार बताए हैं। मापन के 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, मापन के प्रकार है, लिख देता हूं मैं प्रकार। मापन के प्रकार 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, नामित मापन। ये कई बार एग्जाम में आए हैं, ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है। नंबर 2, क्रमिक मापन। नंबर 3 इसको बोलेंगे अंतराल मापन। और चौथा है अनुपात मापन। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 1 2 3 4 है, इनको आप इंग्लिश में कह सकते हैं। नामित मापन को बोलेंगे हम नॉमिनल स्केल। इसको बोलेंगे नंबर 2 है क्रमिक मापन, इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनल स्केल।
ऑर्डिनल स्केल, और तीसरे को बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इंटरनल स्केल, इंटरनल स्केल। और भाई चौथे को बोलेंगे हम रेशियो स्केल, रेशियो स्केल। क्लियर आ रही ना आवाज? आप समझ लें इन चारों को। नामित मापन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। नामित मापन क्या होता है? इस प्रकार के मापन में किसी गुण या विशेषता को, नामित मापन में किसी गुण या विशेषता के आधार पर किन्हीं चीजों को मापना नामित मापन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के नाम पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप नागरिक होते, नागरिकों को आप कैसे मेजर करेंगे? आप इसको इसके नामों के अनुसार डिवाइड कर देंगे कि भाई शहरी नागरिक और ग्रामीण नागरिक, शहरी नागरिक और ग्रामीण नागरिक, इनको आपने डिवाइड कर दिया, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जो इनके गुण या विशेषता के आधार पर। तो उनको हम गुण या विशेषता के आधार पर, यदि उनके नाम के आधार पर हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं तो उसे कहलाता है नामित मापन। दूसरा है क्रमिक मापन। आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल का मतलब होता है किसी भी चीज को रैंक प्रदान करना। इसमें क्या काम करते हैं? रैंक प्रदान की जाती है, रैंक। और रैंक कैसे? जैसे फर्स्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह किसी चीज को रैंक में प्रदर्शित करना। जैसे क्लास में आप बोलेंगे कि फर्स्ट कौन आया, थर्ड कौन आया, सेकंड कौन आया, फोर्थ कौन आया, तो आप एक ऑर्डर में देख रहे हैं उन चीजों को। तो वो ऑर्डिनल, किसी चीज को रैंक प्रदान करना, किसी का ऑर्डर में प्रदर्शित करना, उसको कहलाता है, वो कहलाता है क्रमिक मापन। अंतराल मापन क्या कहलाता है? अंतराल मापन के बारे में जान लेते हैं। अंतराल मापन होता है जैसे किसी के गुण या विशेषता को, उसके परिमाण के गुण या विशेषता को, किसी वस्तु की गुण या विशेषता को उसके परिमाण के आधार पर वर्गीकृत करना। यानी कि जब आप परिमाण में किसी को दर्शाएंगे तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो किसी ना किसी रेशियो में, किसी ना किसी एंगल से वो बिल्कुल इक्वल होगा। इसको बोलेंगे अंतराल मापन। यानी कि दो चीजों के बीच में जो अंतर है वो अंतर जो है बिल्कुल समान होता है। जैसे आप बच्चों को अंक प्रदान करते हैं, इसमें अंक प्रदान किया जाता है, अंक प्रदान करते हैं। जैसे एक बच्चे का है 48 नंबर, एक क्या है 55, एक क्या है 49, एक क्या है 50। इस तरह आप उनको अंतर, एक क्रमिक अंतर के अनुसार नाप रहे हैं, उनको मापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है अंतराल मापन। ठीक है। लास्ट है रेशियो स्केल, अनुपात मापन। अनुपात मापन को हम कह सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन करना, किसी चीज का तुलनात्मक अध्ययन करना। जैसे अभी मैं मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ कि दो चीजों को आप अनुपात में लिखिए, 3:4, यानी कि 3 के सापेक्ष में 4 का क्या मान है और 4 के सापेक्ष में 3 का क्या मान है। हम ये कह सकते हैं दो चीजों को, गुणों को, दो वस्तुओं के गुणों को, दो किसी व्यक्ति के गुणों को आप उनके रेशियो के अनुसार उनका मापन कर रहे हैं। रेशियो के अनुसार का मतलब है उनके दोनों में आपस में एक दूसरे के सापेक्ष उनका मापन कर रहे हैं। तो ये सापेक्षता का इसमें कहीं ना कहीं नियम लागू होता है, इसलिए इसको अनुपात मापन कहा जाता है, जिसमें आप किसी चीजों को अनुपात में दर्शाते हैं, रेशियो में दर्शाते हैं। मैंने बोला 3:4, तो आपके पास 3 यूनिट पैसे हैं, इसके पास 4 यूनिट पैसे हैं, तो इनको हमने क्या कर दिया, इनको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया और रेशियो में इनको माप रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के मापन है आपके सामने। नामित मापन जो कि आपको नॉमिनल स्केल कहा जाता है, क्रमिक मापन जिसको हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं, और तीसरा अंतराल मापन जिसको हम इंटरनल स्केल कहते हैं, और चौथा है अनुपात मापन जिसको हम रेशियो स्केल कहा जाता है। तुलनात्मक अध्ययन इसमें करते हैं दो चीजों का। तो ये 4 प्रकार के मापन हैं। इन मापन के बारे में मैंने आपको बताया और इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें, आपको इसको उतार लें, समझ लें, बहुत अच्छे हैं। कभी कभी इन पर क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही आता है इन पर क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूल्यांकन की। इसको मैं मिटा देता हूँ। बात करते हैं मूल्यांकन की। साथियों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं अब मूल्यांकन की तरफ। देखिए मूल्यांकन क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन को अगर आप ब्रेक करें, मूल्यांकन को ब्रेक करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना, मूल्य प्लस अंकन।
मूल्य प्लस अंकन। तो मूल्य प्लस अंकन इन दोनों शब्दों से मिलकर मूल्यांकन का निर्माण हुआ है। यदि हम ये कह सकते हैं कि दोनों शब्दों के अर्थ पर, यदि मूल्य और अंक इन दोनों शब्दों के अर्थ पर अगर हम मूल्यांकन की डेफिनेशन देखें तो इन दोनों के अर्थ पर डेफिनेशन क्या बनेगी? बच्चों के या वस्तुओं के मूल्य का अंकन करना, मूल्य का अंकन करना, अंकन या आंकना, उनको आंकना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ये बात समझ में आई? यानी कि किसी वस्तुओं को या बच्चों के गुणों को, उनके मूल्यों को उनका अंकन करना या उनको आंकना, यही कहलाता है मूल्यांकन। इसी को कहते हैं इवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन कहा जाता है। मापन एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जबकि मापन मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। मापन शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जबकि इवैल्यूएशन मूल्यांकन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हम ये कह सकते हैं कि मापन जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ना कि मापन के अंतर्गत मूल्यांकन आता हो। ठीक है, मूल्यांकन के अंतर यानी कि इवैल्यूएशन के अंदर मेजरमेंट आता है, ना कि मेजरमेंट के अंदर इवैल्यूएशन आता। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसको मिटा देता हूं मैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। आप इसके नोट्स बनाएं, आप वीडियो को देखें, पॉज करके इसका नोट्स बनाएं, आप समझें, जो चीज़ समझ में आए कमेंट करें, हर चीज़ बताएंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं डांडेकर की डेफिनेशन। डांडेकर ने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में? मूल्यांकन हमें बताता है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ये डेफिनेशन दी है डांडेकर की, और ये डांडेकर की जो डेफिनेशन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। डांडेकर ये कहते हैं कि जब बालक का हम मूल्यांकन करते हैं तो हम ये चेक करते हैं बच्चे ने कि जिन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हमने बच्चे को पढ़ाया है, जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चे को हमने समझाया है, ज्ञान दिया है, क्या वास्तव में वो उद्देश्य पूरे कर पाया बच्चे या नहीं कर पाया। ऐसा इवैल्यूएशन करना, ऐसा मेजरमेंट करना, ये बतलाया है डांडेकर ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स के अनुसार। नंबर 2, गुड्स के अनुसार। गुड्स ने क्या कहा है मूल्यांकन की डेफिनेशन के बारे में? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। इन्होंने ये कहा है कि जब मूल्यांकन होगा तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का अगर मूल्यांकन, किसी बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है तो हम ये माइंड में ऑटोमेटिक सोच लेंगे कि वास्तव में वो मूल्यांकन बहुत अच्छा हो रहा होगा, वो मापन बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो उस पर हमें विश्वास है, इसलिए मूल्यांकन पे हमें विश्वास है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब मूल्यांकन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। इसमें मूल्यांकन में हम किसी एक पक्ष का मूल्यांकन ना करके, मूल्यांकन जो होता है बच्चे के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन होता है, तो इसीलिए मूल्यांकन सारी चीज़ों को लेकर चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3, रेमर्स के अनुसार। रेमर्स ने क्या कहा है इसको पढ़ लेते हैं। ये सारी डेफिनेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनको लिख देता हूँ, लेकिन आप इनको नोट कर लें, समझ लें, समझा दें, आप अपने माइंड में इनको रख लें। मूल्यांकन से इसके बारे में कहा है, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज
में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि में जो उत्तम हो, जो उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ हो, जो वांछनीय का मतलब होता है जिसको आप अपेक्षा करते हैं, जिसकी उस गुण को आप अपने अंदर डेवलप कर लें। यानी कि जिस चीज को बच्चे के अंदर आप डेवलप करना चाहते हैं वो चीज डेवलप हो जाए, उसको बोलते हैं वांछनीय। वांछनीय है उसे माना जाता है, उसे मापा जाता है। ये डेफिनेशन दी है ब्रेमर्स के, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों, व्यक्ति हो या समाज हो या दोनों की दृष्टि में जो भी उत्तम हो, यानी कि जो बच्चे के व्यवहार के अनुकूल जो उत्तम चीज हो, जो उत्तम गुण हो, आप उसको बच्चे के अंदर, उसको जो वांछनीय जो आप चाहते हैं उस बच्चे के अंदर वो गुण डेवलप करना चाहते हैं, तो उसका मापन ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ये रेमर्स ने कहा है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, मूल्यांकन के प्रकार। इसको बता देता हूं मैं, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। साथियों वीडियो अगर अच्छी लगे, समझ में आए तो शेयर जरूर करते रहें। मूल्यांकन के प्रकार यहां लिख देता हूं मैं, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। जो इवैल्यूएशन का टाइप है वो निम्नलिखित तीन टाइप होते हैं इवैल्यूएशन के। एक होता है आपका निर्माणात्मक इवैल्यूएशन, निर्माणात्मक या इसी को बोलेंगे हम रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा होता है योगात्मक या इसको बोलेंगे अंतिम मूल्यांकन, योगात्मक या अंतिम मूल्यांकन। और तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन। भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए इसको आप समझ लीजिए, निदानात्मक मूल्यांकन, इसको आप समझ लीजिए। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में आप इसको समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि पहला जो होता है इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसको आप आसानी से समझ लेंगे। ये तीनों मूल्यांकन आता है, पूछ लेता है कि बच्चे की एक कंडीशन देकर कि ये इसमें कौन सा मूल्यांकन होगा, किस टाइप का मूल्यांकन होगा। इसको बोलते हैं समेटिव मूल्यांकन इवैल्यूएशन। और तीसरा होता है डायग्नोस्टिक मूल्यांकन इवैल्यूएशन। आप इन तीनों को समझ लीजिए क्या होते हैं। फॉर्मेटिव जो आप देखते होंगे जब क्लास में आप पढ़ाते हैं, आप भी टीचर हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो आप कोई ना कोई टॉपिक को खत्म करके, कोई ना कोई चैप्टर को खत्म करके आप तुरंत उसका टेस्ट लेते हैं। ऐसे ही क्लास के अंदर जब आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पे मंथली या 15 दिन पे या 20 दिन पे वहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि टेस्ट होते हैं, वीकली या मंथली या 15 दिन में। तो किसी चैप्टर को पढ़ाने के तुरंत बाद जब हम उसका शॉर्ट टर्म प्रोसेस में, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस का खेल होता है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रोसेस में प्रयोग किया जाता है, यानी कि कम समय में जब हम किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद अध्यापक तुरंत उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन कर लेता है, उस इवैल्यूएशन को कहा जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यानी कि तुरंत किसी बच्चे को आपने पढ़ाया और तुरंत उसके बाद में उससे क्वेश्चन पूछने लग गए कि बताइए भाई आपको मैंने पढ़ाया, इसके बारे में क्या समझ में आया। तो जैसे आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे तो वह इवैल्यूएशन कहलाएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। दूसरा इवैल्यूएशन क्या कहलाता है? योगात्मक या अंतिम मूल्यांकन, इसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। आप जब किसी चीज को पढ़ा देते हैं तो किसी सत्र के बाद या किसी छमाही के बाद, 6 महीने के बाद जब आप उसका टेस्ट मतलब पेपर लेते हैं तो वो पेपर क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि योगात्मक का मतलब क्या है? यानी कि इन सबके टोटल का योग करके मूल्यांकन करना,
यानी कि आपने यहाँ पे फॉर्मेटिव लिए, आपने यहाँ वीकली लिए टेस्ट, उनका इवेल्यूशन करते हुए, उनको जोड़ते हुए कहीं ना कहीं आपने फाइनल इवेल्यूशन किया बच्चे का। आपने पेपर लिया वार्षिकली, जो पेपर होते हैं बच्चे के, या 6 मंथ में जो पेपर होते हैं, तो उसको बोला जाता है समेटिव इवेल्यूशन। यानी कि जब सत्र खत्म होने के बाद जब बच्चे का इवेल्यूशन किया जाता है, उसको कहा जाता है समेटिव इवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन क्या होता है? डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन होता है कि जब बच्चे फेल हो जाता है, जब बच्चा किसी गुण को डेवलप करने में असमर्थ हो जाता है, या कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या बच्चा असफल हो जाता है किसी काम में, तो बच्चे के निदानात्मक इवेल्यूशन किया जाता है बच्चे के साथ। कैसे किया जाता है? बच्चे की पहले उन असफलता वाले कारणों को पता लगाया जाता है, और जब असफल होने वाले कारणों का पता लगा लिया जाता है, तब जाके फिर उसको निदानात्मक उपचार उसको दिया जाता है। यानी कि उन असफलता होने वाले कारणों को दूर करते हुए उसको कहीं ना कहीं उपचारात्मक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बच्चा क्या करता है? निदानात्मक मूल्यांकन के तहत बच्चा उन चीज़ों को उनका निदान कर लेता है, फिर अगली बार को कहीं ना कहीं उसमें पास हो जाता है, यानी कि अपना इवेल्यूशन बहुत अच्छा बेस्ट देना लग जाता है। तो ये 3 प्रकार के इवेल्यूशन है, टाइप्स ऑफ इवेल्यूएशन, या इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्यूशन, इसको बोलते हैं समेटिव इवेल्यूशन, इसको बोलते हैं डायग्नोस इवेल्यूशन। 3 प्रकार के इवेल्यूशन है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किसी बच्चे का, अगर आप किसी बच्चे का इवेल्यूशन करना चाहते हैं, मेजरमेंट करना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना गेन किया, जैसे अभी टेस्ट होता है, सब लोग पेपर देते हैं और उसके बाद रिजल्ट बन के आता है, तो उस रिजल्ट को, उस बच्चे के इवेल्यूशन करने के जो आप टेस्ट बनाते हैं, उस बेटर टेस्ट की कैसी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चे का इवेल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से हो। तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, इसको मिटा देता हूं ना, कि एक अच्छे टेस्ट की या परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, या एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहां, एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं या क्या गुण होते हैं। ये गुण और विशेषता बात एक ही है। तो बात करते हैं हम अच्छे मूल्यांकन के गुण विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता तो यही आती है, मैं इनको सिर्फ पॉइंट लिखूंगा, आपको समझा दूंगा, आप इनको समझ लें। पहले तो पॉइंट है इसमें क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब क्या है कि जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो एक क्रमबद्ध रूप से पढ़ाते हैं, और जब आप एवेल्यूएशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले चैप्टर का एवेल्यूएशन ले लिया और फिर अंत में एवेल्यूएशन कर रहे हैं बच्चे का। तो आपको क्या करना, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, एक अच्छा एवेल्यूएशन तभी होगा जब बच्चे का आप क्रमबद्ध तरीके से एवेल्यूएशन करेंगे। क्रमबद्ध तरीके का मतलब है कि आप पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का, चौथे चैप्टर, इस तरीके से आप उसका एक कंटिन्यूटी यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से उसका इवोल्यूशन करेंगे, तो बच्चे का जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव आएगा, बढ़िया आएगा। तो ये एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होती है कि उसका जो मूल्यांकन है वो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम नंबर 2 पर बात करते हैं वस्तुनिष्ठता। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है कि इस वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जो आपने टेस्ट बनाया है इवैल्यूएशन का, उस टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी का गुण प्रदर्शित होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि टीचर के कोई सगे संबंधी मिल जाए पेपर देने में तो टीचर उसमें अपना भाव दिखाए, उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दे और उसको अच्छे मार्क्स दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर उसने कहीं गलत भी टिक लगाया है तो बच्चे को गलत मार्क्स देने ही हैं, उसको मार्क्स देना ही नहीं, नेगेटिव देना है। और आप सही किया है तो सही का आंसर सही मिलेगा, उसको क्वेश्चन का मार्क्स मिलना चाहिए। तो ये बच्चे का क्या है कि बच्चे का जो इवेल्युएशन है वो इफेक्ट नहीं होता यदि पेपर में या टेस्ट में या इवेल्युएशन में ऑब्जेक्टिविटी दर्शाई जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी होगी तो बच्चे का जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी कुछ भी उसमें डिफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात करते हैं तीसरा बात करते हैं विश्वसनीयता क्या होती है? रिलायबिलिटी बोलते हैं इसको हम, रिलायबिलिटी। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी। जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ जाएंगे ऑब्जेक्टिविटी।
रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी होती है कि आप किसी टेस्ट को, आप बच्चे को अप्लाई कर रहे हैं और इवेल्यूशन बच्चों का कर रहे हैं क्लास के अंदर, आपने सबको एक ही टेस्ट दे दिया, तो टेस्ट का मतलब है कि जिस बच्चे का टेस्ट पेपर आप चेक कर रहे हैं, आपके थ्रू भी उतने मार्क्स आने चाहिए, और चाहे दूसरा वाला कोई टीचर उसको चेक करे तब भी उतने ही मार्क्स आने चाहिए, यानी कि उस टेस्ट पर विश्वसनीयता वाला गुण होना चाहिए उस टेस्ट के अंदर, तब उसे कहा जाता है कि ये टेस्ट रिलायबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये अच्छा इवेल्यूएशन करेगा ये टेस्ट। तो उस टेस्ट के अंदर या उस परीक्षण के अंदर अच्छे मूल्यांकन की विशेषता ये होती है कि वो विश्वसनीयता उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर 4 बात करते हैं वैधता। वैधता इसको बोलते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है, आप इसको समझ लीजिए। वैलिडिटी होती है कि आप जिस बच्चे के जिस क्लास लेवल से, आप क्लास लेवल के लिए बच्चे को आप टेस्ट बना रहे हैं, जिस क्लास लेवल के लिए बच्चे को आपने टेस्ट बनाया उसी क्लास लेवल का वो इवैल्यूएशन करेगा। ये वैलिड है क्या नहीं उस क्लास के लिए टेस्ट, यानी कि जिस चीज का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, अगर बच्चे का हम किसी गुण पर्टिकुलर किसी गुण का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उस गुण से रिलेटेड क्या वास्तव में वो उस गुण के लिए वैलिड है या नहीं है, तो उसके अंदर टेस्ट के अंदर वैलिडिटी वाले जो फॉर्म है वो होनी चाहिए। अगर वैलिडिटी होगी टेस्ट के अंदर तो बच्चे का जो इवैल्यूएशन होगा, बच्चे के अंदर जो इवैल्यूएशन करेंगे हम, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली होगा और अच्छा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्यवहारिकता, नंबर 5 पर व्यवहारिकता। बिहेवियरिटी इसको बोलते हैं व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या होगी, यानी कि बच्चे को जब आप टेस्ट एवोल्यूशन करते हैं तो बच्चे के टेस्ट के अंदर बच्चे के साथ कुछ ऐसे गुणों को हम इवैल्यूएशन करते हैं जो व्यवहारिक रूप में बच्चे उनका व्यवहार के साथ साथ उनका परिमार्जन करता है। तो हमें ऐसे एक इवैल्यूएशन की आवश्यकता है जिसमें व्यवहारिकता झलकती हो। ऐसे इवैल्यूएशन की हमें आवश्यकता पड़ती है कि बच्चे के साथ व्यवहार जो है बहुत फ्रेंकली हो, अच्छा हो। ठीक है, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यापकता, नंबर 6 व्यापकता। इसको बोलते हैं व्यापकता। और व्यापकता क्या होती है कि जिस बच्चे का आपने टेस्ट इवैल्यूएशन करने के लिए टेस्ट बनाया है, तो बच्चे के सभी पक्षों का क्या व्यापक रूप में वो सभी पक्षों का कवर करता है, पेपर नहीं कवर कर पाता, यानी कि किसी बच्चे का आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो बच्चे के हर पक्ष को लेकर वो टेस्ट है या नहीं है, तो वो व्यापक रूप से उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन सभी पक्षों का ध्यान रख रहा है वो टेस्ट या नहीं रखना, यानी कि व्यापक है या नहीं है, तो व्यापकता का गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। और लास्ट है नंबर 7 है शिक्षार्थी की सहभागिता। शिक्षार्थी की सहभागिता, इसका मतलब है कि बच्चे का जब इवैल्यूएशन किया जाता है तो बच्चे का इवैल्यूएशन करने के लिए आपको बच्चे को सामने रखना होगा, बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बच्चे की सहभागिता होनी चाहिए। आपने बच्चे की सहभागिता नहीं किया, आपने बच्चे को दूर से देख लिया और उसके बारे में आपने क्या कर दिया, भविष्यवाणी कर दी, इसका इवैल्यूएशन कर दिया, तो ऐसा नहीं है। जब तक बच्चे के साथ आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे, बच्चे के साथ आप सहभागिता नहीं दिखाएंगे, तो कहीं बच्चे का जो इफेक्टिव जो इवैल्यूएशन है वो नहीं हो पाएगा। ये आपके थे एक अच्छे इवैल्यूएशन की विशेषता है। अब बात करते हैं दोस्तों मापन और मूल्यांकन के अंतर की। चलिए मापन और मूल्यांकन के अंतर की बात करते हैं। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, इसको मैं मिटा देता हूं। मापन और मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इधर हम मेजरमेंट लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं इवैल्यूएशन। अब आपको पता लग जाएगा कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन होता क्या है, क्योंकि मैंने वहां पर अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, मैंने वहां पर पूरा डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि यहाँ मुझे डिफाइन करना था सारी चीजें। मापन और मूल्यांकन के बारे में यहाँ चीजें निकल आएंगी। पहली बात करते हैं हम, यह एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। नंबर 1, यह एक
परिमाणात्मक प्रक्रिया है। इसको मैं डिफाइन करूंगा हर चीज को कि परिमाणात्मक कैसे है, क्योंकि किसी चीज को हम क्वांटिटी में दर्शाते हैं तो वो चीज परिमाण में आएगी, तो परिमाणात्मक प्रक्रिया मापन कहलाती है। दूसरा, इधर आइए, यह परिमाणात्मक, नंबर 1, यह परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव विद क्वालिटेटिव है, ये दोनों है और ये ओनली क्वांटिटेटिव है। दूसरी बात करते हैं, यह एक सामान्य शब्द है, यह एक सामान्य शब्द है। और इधर बात करते हैं, यह एक टेक्निकल वर्ड है, यानी कि तकनीकी वर्ड है, तकनीकी शब्द है, क्योंकि इसमें हम ज्यादातर किसी बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निक यूज करेंगे, तो ये टेक्निकल वर्ड है, इसलिए इसको टेक्निकल वर्ड कहा गया है। तीसरा है, यह एकमात्र साधन है, और इसमें लिखेंगे यह साध्य है, यह मीन्स है और यह एंड्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4, मापन में साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, और इधर इसमें साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट करने के लिए हमें साक्ष्यों को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इवैल्यूएशन में क्या होता है, हमें साक्ष्यों की इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर साक्ष्यों से हम निष्कर्ष निकालते हैं, किसी परिणाम पर पहुंचते हैं, तो परिणाम पर पहुंचते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है यह साध्य है, परिणाम पर पहुंचना साध्य है। परिणाम ये क्या है, एक साधन है, ये जो है साधन है, यहाँ तक पहुंचने का। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट साधन है, यहाँ तक इवैल्यूएशन तक पहुंचने का, इवैल्यूएशन के निष्कर्ष निकालने तक का ये साधन है, ये साध्य है, इसलिए मैंने लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। नंबर 5, यह पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, और इसमें लिखेंगे यह उद्देश्य केंद्रित है, यह उद्देश्य केंद्रित है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, और जब हम किसी का इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन से हम क्या करते हैं, हम किसी न किसी उद्देश्य से उसका इवैल्यूएशन करते हैं, कोई ना कोई मकसद होता है इवैल्यूएशन करने का। इसमें बात करते हैं, मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मापन किसी भी समय किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन मापन के बाद होता है, मूल्यांकन मापन के बाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7, मापन के अंतर्गत, मापन की प्रक्रिया में अधिक धन और समय खर्च होता है, दिख रहा है ना तक? चलिए, और जबकि इधर 7वें पॉइंट में, इसमें या हम ये कह सकते हैं, यह मापन के अकॉर्डिंग कम खर्चीली होती है, यानी कि कम खर्चीली विधि है किसी बच्चे का इवैल्यूएशन करना। यह है दोस्तों, यह है आपका
मापन और मूल्यांकन में अंतर। यहाँ पे एक और मैं मिटा देता हूँ, ये सारी चीजें आप इसको कर लीजिए। एक लास्ट पॉइंट और रह गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मापन के अंतर्गत, मापन को करके किसी बच्चे का हम मापन करके मेजरमेंट करके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, किसी बच्चे का मापन करके हम उसके बारे में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन करने के बाद हम किसी भी बच्चे के बारे में स्पष्ट धारणा व्यक्त कर सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट था आपका 8वां। ये कौन सा था? 8वां पॉइंट था। साथियों, इनको आप नोट कर लें, इनको समझ लें। मैंने आपको समझा दिया सारी चीजें, और ये चीजें आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगी। वीडियो मैंने बहुत लेंथी बनाई है, अच्छा है, सारी चीजें मैंने डिफाइन की हैं, एक एक पॉइंट डिफाइन किया है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो साथियों कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों तक ये वीडियो पहली बार पहुंच रही है, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और साथियों, अब वैकेंसी आ चुकी है टीजीटी पीजीटी की, तो लग जाइए अपने अच्छी तरीके से और तैयारी करें। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।